आज की चर्चा एक बड़े दिलचस्प विचार से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर कोई रोजाना सिर्फ 1% बेहतर बने तो साल के आखिर में क्या होगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। गणित कहता है कि वो इंसान लगभग 37 गुना बेहतर बन सकता है। क्या 37 गुना? ये सुनने में थोड़ा ज्यादा लगता है ना? हाँ, लगता तो है, पर ये आंकड़ा जेम्स क्लियर की जो किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उसके पीछे का जो दर्शन है उसका निचोड़ है। और आज हम इसी किताब के जो मुख्य सिद्धांत हैं उन्हीं की गहराई में उतरेंगे, हमारे पास जो स्रोत हैं उनके जरिए। बिल्कुल। मिशन साफ है, इन विचारों को समझना और ये देखना कि असल जिंदगी में ये काम कैसे करते हैं। और ये जो 37 गुना वाली बात है ना, ये दरअसल छोटे छोटे सुधारों की जो ताकत होती है, मतलब वो कंपाउंडिंग इफेक्ट, उस पर आधारित है। अच्छा। स्रोत भी यही बताते हैं कि बड़े बदलाव अक्सर एक झटके में नहीं आते, वो रोज के छोटे छोटे मामूली से लगने वाले कदमों का नतीजा होते हैं। तो आज हम इन्हीं छोटे कदमों के पीछे का जो साइंस है, जो साइकोलॉजी है, उसे समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसी आइडिया को पकड़ते हैं, छोटे बदलाव लेकिन नतीजे बड़े। हाँ, स्रोत में एक बड़ा अच्छा व्यक्तिगत अनुभव बताया गया है। बिल्कुल। किसी ने जिम जाने की कोशिश की, शायद हम में से कई लोगों की तरह। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल, लेकिन कुछ दिन में या शायद कुछ हफ्तों में ही हिम्मत जवाब दे गई। होता है अक्सर, बड़े लक्ष्य डरा देते हैं। यहीं पर एटॉमिक हैबिट्स का पहला बड़ा सबक आता है। स्रोत कहता है कि जब शुरुआत मुश्किल लगे ना, तो उसे एकदम छोटा बना दा, हास्यास्पद रूप से छोटा। हास्यास्पद रूप से छोटा? जैसे वो जिम वाला उदाहरण है। अब रोज 1 घंटा वर्जिश करना भारी लग सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो स्रोत बताता है कि उस व्यक्ति ने तय किया कि वो रोज सिर्फ 20 स्क्वाट्स करेगा। सिर्फ 20 स्क्वाट्स? उसमें तो शायद 2 मिनट भी ना लगे। सही। सुनने में लगता है कि इससे क्या होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल बेकार सा लगता है। लेकिन स्रोत के हिसाब से इसका असली मकसद वो फिजिकल नतीजा नहीं था। अच्छा, तो क्या था? मकसद था निरंतरता बनाना, कंसिस्टेंसी। रोज वो 2 मिनट का काम करना आसान था और धीरे धीरे ये एक आदत बन गई। इसने वो ना जाने वाली जो चेन थी उसको तोड़ा। अच्छा, मतलब एक्शन लेना महत्वपूर्ण था, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। बिल्कुल। कुंजी दिखावा नहीं, बल्कि रोज दिखाना है, अपने आप को ये जताना कि हाँ, मैं ये कर रहा हूं। यही है वो 1% का नियम। रोज का 1% सुधार शायद दिखे भी ना, लेकिन वो जमा होता जाता है। स्रोत इसे चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह समझाता है। जैसे पैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं और फिर एकदम से तेज हो जाते हैं। बिल्कुल वही। शुरुआत में बहुत धीमे, लेकिन लंबे समय में इसका असर बहुत बड़ा, विस्फोटक होता है। तो बड़े लक्ष्य असल में छोटे लगातार कदमों की नींव पर ही टिकते हैं। ये हमें एक और गहरे विचार की तरफ ले जाती है जो स्रोत में बहुत प्रमुखता से उठाया गया है। पहचान में बदलाव, आइडेंटिटी चेंज। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत में जेम्स क्लियर का एक बहुत मशहूर वाक्य है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी हम अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, बल्कि अपने सिस्टम्स, अपनी आदतों के स्तर तक गिरते हैं। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, है तो। क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि बस लक्ष्य तय कर लिया तो काम हो गया। जैसे मुझे वजन कम करना है, या मुझे ये किताब खत्म करनी है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत कहता है कि ये बाहरी लक्ष्य है, आउटकम बेस्ड। असली और टिकाऊ बदलाव तब आता है जब हम अंदर से बदलते हैं, मतलब अपनी पहचान बदलते हैं। पहचान बदलने से मतलब क्या है? स्रोत इसे कैसे समझाता है? स्रोत एक बड़ा पावरफुल उदाहरण देता है। मान लीजिए कोई ज्यादा किताबें पढ़ना चाहता है। ये एक लक्ष्य हुआ, मुझे किताबें पढ़नी है। ठीक है। अब इसकी तुलना उस व्यक्ति से करिए जो अपनी पहचान ही बदल लेता है। वो सोचने लगता है, मैं एक पाठक हूं। आई एम अ रीडर। हाँ, इसमें फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। मुझे पढ़ना है में एक तरह का बोझ है, एक काम है जो करना है। मजबूरी सी लगती है। हाँ, लेकिन मैं एक पाठक हूं, ये स्वाभाविक लगता है। ये उस व्यक्ति के होने का, उसके वजूद का हिस्सा बन जाता है। तो फिर उसका व्यवहार भी बदल जाता होगा। बिल्कुल। स्रोत यही बताता है कि इस पहचान के बदलाव के बाद पढ़ने के लिए समय निकालना या किताबें चुनना, ये सब बोझ नहीं लगता। ये एक नेचुरल एक्टिविटी बन जाती है, जैसे सांस लेना। वाह! हर बार जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपकी उस नई पहचान को मजबूत करता है, जैसे पाठक होने के नाते
एक पन्ना भी पढ़ लेना, तो आप असल में अपनी उस पहचान के पक्ष में एक वोट डाल रहे होते हैं। एक वोट। हाँ, एक तरह से। और धीरे धीरे ये छोटे छोटे वोट आपकी जो सेल्फ इमेज है उसे बदल देते हैं। इसलिए लक्ष्य क्या हासिल करना है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आप कौन बनना चाहते हैं। ये बहुत गहरी बात है, पहचान बनाना और फिर उसके हिसाब से सिस्टम बनाना। हाँ जी। तो स्रोत बताता है कि जेम्स क्लियर ने आदतें बनाने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल ढांचा दिया है। 4 नियम: क्यू, क्रेविंग, रिस्पांस और रिवॉर्ड। बिल्कुल, 4 सुनहरे नियम। क्या हम इन पर थोड़ी और बात कर सकते हैं? ये काम कैसे करते हैं असल में? जरूर। ये चारों स्टेप्स मिलकर एक आदत का लूप बनाते हैं, एक साइकिल जो हमारे दिमाग में गहराई तक जुड़ जाती है। अच्छा, हैबिट लूप। हाँ, और स्रोत इन्हें बड़े सरल उदाहरणों से समझाता है। पहला है क्यू यानी संकेत। ये वो ट्रिगर है जो आपके दिमाग को बताता है कि भाई अब इस आदत को शुरू करने का टाइम है। ट्रिगर, हाँ। स्रोत का अनुसार ये क्यू जितना साफ होगा, जितना सामने होगा, उतना अच्छा। जैसे अगर कोई सुबह उठकर पानी पीना चाहता है तो रात को ही बिस्तर के पास पानी की बोतल भरकर रख लें। बिल्कुल सही। वो बोतल एक विजुअल क्यू बन गई। सुबह आंख खुली, बोतल दिखी, आदत याद आ गई। ठीक है, ये हुआ क्यों। अगला दूसरा है क्रेविंग यानी इच्छा। ये आदत के पीछे की मोटिवेशन है, वो चाहत। हमें सिर्फ संकेत देकर एक्शन नहीं लेना होता, हमें उस एक्शन के नतीजे की इच्छा होनी चाहिए। तो स्रोत कहता है कि आदत को आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। आकर्षक कैसे? जैसे मान लीजिए किसी को सुबह दौड़ने जाना बोरिंग लगता है। हाँ, कई लोगों को लगता है। तो शायद वो अपने पसंदीदा पॉडकास्ट या कोई नया म्यूजिक एल्बम सिर्फ दौड़ने के टाइम पर ही सुने। इससे वो दौड़ने का काम थोड़ा ज्यादा आकर्षक बन सकता है। अच्छा, मतलब आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ देना जो पहले से ही पसंद हो। टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं शायद इसे। हाँ, कुछ वैसा ही। तीसरा नियम है रिस्पॉन्स, यानी वो असल आदत या काम जो आप करते हैं। एक्शन। हाँ, एक्शन। यहाँ स्रोत का मंत्र है, इसे जितना हो सके आसान बनाओ, मेक इट इजी। आसान बनाओ, क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, हम स्वाभाविक रूप से कम मेहनत वाला रास्ता चुनते हैं। हाँ, ये तो है, आलसी होते हैं हम। बिल्कुल। स्रोत में किताब पढ़ने का उदाहरण फिर से आता है। अगर किताब अलमारी में सबसे ऊपर पीछे कहीं छिपी हुई है तो उसे निकालकर पढ़ने में ज्यादा एफर्ट लगेगा, फ्रिक्शन है। हाँ, टालने का मन करेगा। लेकिन अगर वो आपके बिस्तर के पास टेबल पर रखी है तो उसे उठाना और शायद 1-2 पन्ने पढ़ लेना बहुत आसान हो जाता है। मतलब रुकावटें कम करनी है। एग्जैक्टली। वो 2 मिनट का नियम भी इसी से जुड़ा है। कोई भी नई आदत शुरू करो तो उसे ऐसा बनाओ कि 2 मिनट में पूरा किया जा सके, ताकि शुरुआत आसान लगे। हाँ। और चौथा नियम रिवॉर्डिंग यानी इनाम। इनाम, ये तो सबको पसंद है। और ये आदत लूप का आखिरी और बहुत जरूरी हिस्सा है। हमारा दिमाग उन कामों को दोहराना चाहता है जिनसे संतुष्टि मिलती है, प्लेजर मिलता है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इनाम तुरंत मिलना चाहिए, फौरन। तुरंत? क्यों? लंबे समय के फायदे काफी नहीं। दिमाग ऐसे ही काम करता है। वो भविष्य के बड़े फायदों से ज्यादा अभी मिलने वाली संतुष्टि को तरजीह देता है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। अच्छा। इसीलिए स्रोत में उदाहरण है कि जैसे ही आप 20 मिनट पढ़ाई पूरी करते हैं, आप खुद को 5 मिनट सोशल मीडिया देखने का या 1 कप अच्छी कॉफी पीने का इनाम दे सकते हैं। छोटा सा इनाम। हाँ, छोटा सा, पर वो दिमाग को सिग्नल भेजता है कि भाई ये आदत अच्छी थी, फायदेमंद थी, इसे दोबारा करना है। तो ये पूरा चक्कर, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, ये मिलकर आदत को ऑटोमेटिक बना देता है। ये तो कमाल का फ्रेमवर्क है अच्छी आदतें बनाने के लिए। क्यू को स्पष्ट बनाओ, क्रेविंग को आकर्षक, रिस्पॉन्स को आसान और रिवॉर्ड को संतोषजनक। बिल्कुल। लेकिन हम सब कुछ बुरी आदतों से भी तो जूझते हैं, उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए? क्या स्रोत इस पर भी कुछ कहता है? हाँ, बिल्कुल कहता है। और तरीका बहुत सीधा है, बहुत लॉजिकल। या उल्टा फॉर्मूला कहता है, बुरी आदत तोड़ने के लिए पहला क्यू यानी संकेत को अदृश्य बनाओ, मेक इट इनविजिबल। मतलब जो चीज ट्रिगर करती है उसे छुपा दो। हाँ। दूसरा क्रेविंग यानी इच्छा को अनाकर्षक बनाओ, मेक इट अनअट्रैक्टिव। उस आदत से जुड़े फायदों के बजाय उसके नुकसान पर फोकस करो। ठीक है। तीसरा रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया को मुश्किल बनाओ, मेक इट डिफिकल्ट। आदत को पूरा करने के रास्ते में रुकावटें डालो, फ्रिक्शन बढ़ाओ। और चौथा? रिवॉर्ड का क्या? चौथा रिवॉर्ड यानी इनाम को असंतोषजनक बनाओ, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। आदत पूरी करने के बाद जो मजा आता है उसे कम करो या खत्म कर दो। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। इसका कोई प्रैक्टिकल उदाहरण है स्रोत में? जैसे आजकल लोग फोन पे बहुत ज्यादा वक्त बिताते हैं। हाँ, ये बहुत आम समस्या है। तो क्या ये फॉर्मूला उस पर लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है।
स्रोत में इसी तरह की आदत का जिक्र है। चलिए फोन स्क्रॉलिंग पर ही इसे लागू करते हैं। हाँ, बताइए। पहला, क्यू हटाना, मतलब नोटिफिकेशंस बंद कर देना, ऐप आइकन्स को होम स्क्रीन से हटाकर किसी अंदर के फोल्डर में डाल देना, ताकि वो बार बार दिखे ही नहीं। हाँ। दूसरा, अनाकर्षक बनाना, खुद को बार बार याद दिलाना कि ज्यादा स्क्रीन टाइम से आंखों पर क्या असर पड़ रहा है या कितना कीमती समय बर्बाद हो रहा है, शायद नींद खराब हो रही है। सही। तीसरा, मुश्किल बनाना, जैसे फोन को दूसरे कमरे में रखकर चार्ज करना, खासकर रात को। ओह, ये मुश्किल है। मुश्किल है तभी तो काम करेगा। या फिर ऐप्स को बार बार लॉग आउट कर देना ताकि हर बार खोलने में पासवर्ड डालना पड़े, ऐप टाइमर लगा लेना। हाँ, ये सब फ्रिक्शन बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और चौथा, असंतोषजनक बनाना। ये शायद थोड़ा मुश्किल है इस केस में, लेकिन बाकी 3 कदम इतने असरदार हो सकते हैं कि इसकी जरूरत ही ना पड़े। या फिर हर बार फोन उठाने पर थोड़ा अपराधबोध महसूस हो, वो भी एक तरह का नेगेटिव रिवॉर्ड है। ये वाकई सोचने का एक अलग नजरिया है। मतलब ये सिर्फ विल पावर, इच्छा शक्ति के भरोसे रहने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने माहौल को बदलने पर ज्यादा जोर दे रहा है। और ये मुझे अगले पॉइंट पर लाता है, जिसके बारे में स्रोत बात करता है। माहौल बनाम प्रेरणा, एनवायरनमेंट वर्सेस मोटिवेशन। हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ा आइडिया है एटॉमिक हैबिट्स का। हम अक्सर सोचते हैं कि बस हमें ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए, ज्यादा मोटिवेशन चाहिए। हाँ, खुद को कोसते कि हमें विल पावर नहीं है। जबकि स्रोत कहता है कि मोटिवेशन तो आती जाती रहती है, आज है कल नहीं। सही बात है। लेकिन हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट, वो लगातार हम पर असर डालता है। अक्सर हमें पता भी नहीं चलता, साइलेंटली। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करने से कहीं बेहतर है कि हम अपने आसपास के माहौल को ही ऐसा बना दें कि सही काम करना आसान हो जाए। बिल्कुल, और गलत काम करना मुश्किल। अच्छा। स्रोत इसे एनवायरनमेंट डिजाइन कहता है। ये एक अदृश्य हाथ की तरह है जो हमारे व्यवहार को गाइड करता है। इसका कोई उदाहरण? स्रोत में एक क्लासिक उदाहरण है। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो घर में, ऑफिस में हर नजर पड़ने वाली जगह पर पानी की बोतलें भरकर रख दें। हाँ, ये आसान है। या अगर आप कम जंक फूड खाना चाहते हैं तो उसे खरीद कर घर लाई ही नहीं, और अगर ले भी आएं तो उसे किचन में किसी ऊंची शेल्फ पर पीछे छुपा कर रखें, ताकि नजर ना पड़े और निकालने में आलस आए। बिल्कुल। और इसके उलट फलों को धोकर सामने टेबल पर रख दें। स्रोत में उदाहरण था कि कैसे चिप्स को छुपाने और फलों को सामने रखने भर से घर में फलों की खपत बढ़ गई, बिना किसी लेक्चर के, बिना किसी मोटिवेशनल स्पीच के। हाँ, बस माहौल ने व्यवहार को बदल दिया। हमारी आदतें अक्सर कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करती हैं। एक खास जगह या समय हमें एक खास आदत की याद दिलाता है। इसलिए अपने माहौल को अपनी अच्छी आदतों के पक्ष में डिजाइन करना विल पावर के भरोसे रहने से कहीं ज्यादा टिकाऊ तरीका है। विल पावर खत्म हो सकती है, माहौल हमेशा रहता है। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। अब उस विचार पर वापस आते हैं जिसने मुझे शुरू में सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया था, आदतों का संचयी प्रभाव, कंपाउंड इफेक्ट। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज वाला आइडिया आपने जिक्र किया था। स्रोत इसे और कैसे समझाता है? ये इतना जरूरी क्यों है? स्रोत इस पर काफी जोर देता है क्योंकि यहीं पर, इसी स्टेज पर आकर ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, जब हम कोई नई अच्छी आदत शुरू करते हैं, मान लीजिए रोज लिखना या कोई नई स्किल सीखना, तो शुरू के दिनों में, हफ्तों में, शायद महीनों में भी कोई खास फर्क नजर नहीं आता। हाँ, लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। इसे स्रोत निराशा की घाटी, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट जैसा कहता है, जहां हमारी उम्मीदें नतीजों से कहीं ज्यादा होती हैं और हमें लगता है मेहनत बेकार जा रही है। और यहीं पे टिके रहना सबसे मुश्किल होता है, छोड़ देने का मन करता है। बिल्कुल सही। लेकिन यहीं पे स्रोत बांस के पेड़ का एक अद्भुत उदाहरण देता है। चीनी बांस का पेड़। बांस का पेड़। हाँ, जब उसे लगाया जाता है तो पहले 5 साल तक 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ खास नहीं उगता। बस एक छोटा सा अंकुर शायद दिखे, ऐसा लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। 5 साल, इतना लंबा समय। हाँ, लेकिन इस दौरान वो पेड़ जमीन के नीचे अपनी जड़ों का एक बहुत मजबूत फैला हुआ नेटवर्क बना रहा होता है। अच्छा, और फिर 5 साल बाद कुछ ही हफ्तों में, सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर, वो बांस का पेड़ 90 फीट तक ऊंचा उठ जाता है। क्या बात है, 6 हफ्ते में 90 फीट? हाँ, दुनिया को वो अचानक हुई ग्रोथ दिखती है, लेकिन उसके पीछे 5 साल का वो धीरज वाला लगातार अदृश्य काम होता है। ये तो बहुत शक्तिशाली मेटाफोर है। मतलब रोज का वो छोटा सा प्रयास, चाहे वो 15 मिनट की पढ़ाई हो
या 10 मिनट का ध्यान, वो बांस की जड़ें हैं। बिल्कुल, वो नींव बना रहा है। और फिर एक दिन आता है, एक ब्रेक थ्रू पॉइंट, जब उन सभी छोटे छोटे प्रयासों का मिला-जुला असर दिखने लगता है और प्रगति अचानक तेज हो जाती है, एक्सपोनेंशियल। वाओ। कुंजी है उस पठार को पार करना, उस निराशा की घाटी में विश्वास बनाए रखना। छोटी आदतें समय के साथ मिलकर बड़े परिणाम देती हैं। ये सीधी रेखा में नहीं होता, ये घातीय वृद्धि है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो हमने एटॉमिक हैबिट्स के कई मुख्य विचारों को समझा, जैसा कि स्रोत सामग्री में बताया गया है। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने। हमने देखा कि कैसे छोटे रोज के सुधार, वो 1% वाला नियम मिलकर कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। हमने ये भी समझा कि सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं, अपनी पहचान बदलना क्यों ज्यादा जरूरी है। मैं एक पाठक हूँ वाली बात। हाँ, वो आइडेंटिटी शिफ्ट। हमने प्रेरणा या इच्छा शक्ति से ज्यादा अपने माहौल को डिजाइन करने के महत्व पर बात की। एनवायरनमेंट डिजाइन, हाँ। और आखिर में हमने आदतों के उस कंपाउंड इफेक्ट को समझा, बांस के पेड़ वाले उदाहरण से, कि कैसे लगातार छोटे कदम समय के साथ आश्चर्यजनक नतीजे दे सकते हैं। ये सारे सिद्धांत मिलकर एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क बनाते हैं। और ये सिर्फ आदतें बदलने के बारे में नहीं है, ये धीरे धीरे एक बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया के बारे में है। सही कहा। ये दिखाता है कि बड़े बदलावों के लिए हमेशा बड़े डरावने कदमों की जरूरत नहीं होती, छोटे लगातार कदम ज्यादा मायने रखते हैं। बिल्कुल। और ये सारी बातचीत एक सवाल सोचने पर मजबूर करती है कि वो कौन सी एक छोटी सी, बिल्कुल एटम जैसी छोटी आदत हो सकती है जिसे आज से ही अपनाकर किसी बड़े बदलाव की तरफ पहला कदम बढ़ाया जा सकता है। ये सोचने लायक सवाल है सबके लिए। वो एक छोटा सा एक्शन। हाँ, इस पर विचार करना यकीनन फायदेमंद हो सकता है। और अंत में एक विचार जो स्रोत की भावना से जुड़ता है, जिस पर शायद हमने सीधे तौर पर बात नहीं की, वो ये कि हम अक्सर रोजमर्रा के जो छोटे अनुशासित काम होते ना, उनकी ताकत को कम आंकते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुरंत बड़े नतीजे नहीं दिखाते। हाँ, शायद इसीलिए। लेकिन स्रोत हमें याद दिलाता है कि यही जो अनदेखी की गई कंसिस्टेंसी है, यही निरंतरता, भविष्य में ऐसे दरवाजे खोल सकती है, ऐसे पॉजिटिव नतीजे ला सकती हैं जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब छोटी आदतें बड़े अप्रत्याशित अवसर पैदा कर सकती हैं। बिल्कुल, ये छोटी आदतें हैं जो आने वाले कल के एक असाधारण जीवन की असली नींव रखती हैं।